संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया, जिसमें कहा गया कि वन भूमि का डाइवर्सन अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं हो सकता है, और अगर डाइवर्सन होता भी है तो केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। दूसरी बात, इसी संदर्भ में पहले से जो मालिक मकबूजा बोलते हैं, मालिक मकबूजा मतलब लैंड, जिसकी लैंड ओनर है, उसके जमीन में जो इमारती लकड़ी रहता है या गैर इमारती लकड़ी भी रहता है, तो उसके दोहन के लिए, उसको फेलिंग के लिए, उसके परमिट के लिए, उसके टीपी वगैरह के लिए अलग से कानून व्यवस्था है। तो ऐसे केसेस काफी मात्रा में सुप्रीम कोर्ट के पास ध्यान में आने लगी। तो ये व्यवस्था बनी कि यदि ऐसे अनुमति प्रदान कर दी जाती है मालिक मकबूजा के अंतर्गत इमारती लकड़ियों को दोहन के लिए, तब तो पर्यावरण संतुलन बहुत ही बिगड़ जाएगा। ऐसी एक केस लाया गोदावर्मन विरुद्ध आंध्र प्रदेश। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी केसेस हैं वो हम अब पेंडिंग रखते हैं, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, और समिति के रिकमेंडेशन पर जो है डाइवर्सन के लिए अनुमति वन भूमि से, अगर अन्य प्रयोजनों के लिए जमीन का डाइवर्सन होना है तो उसकी अनुमति दी जाएगी। ये काफी लंबा प्रोसेस होते रहा है, और इसमें सरकार की छवि भी बिगड़ने लगी। फॉरेस्ट एरिया में, शेड्यूल्ड एरिया में लोगों को तकलीफें होने लगी। छोटे छोटे कामों के लिए भी, जैसे अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, आपके विद्युत लाइन लगाना है, पानी की टंकी करना है, तालाब खोदना है, तो फॉरेस्ट एरिया में नहीं हो रहा था। वो फिर उसको भी डाइवर्सन माना जा रहा था। निजी वन भूमि में भी अगर वन खड़ा हो, वृक्ष खड़े हो, तो छोटे झाड़, बड़े झाड़ जंगल में भी ये लागू हो गया। तो इस तकलीफ को देखते हुए ये अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के लिए वनों की मान्यता अधिनियम 2006 लागू हुए। तो ये 2006 में जो प्रावधान है, उसके अंदर अधिकार किसको मिलना है ये डिफाइन किया गया। अधिकार उसे मिलना है जो आदिवासी हो, और 13 दिसंबर 2000 पूर्व से वन में के अधिपत्य में आवास हो या कृषि कार्य जो उस पर निर्भर करता हो, जिसकी जीविका उस पर निर्भर हो। इसके अतिरिक्त दूसरा जो क्लास है वो है अन्य परंपरागत वन निवासी, जो 3 पीढ़ी से 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से रहते आ रहे हैं। अब इसमें, इस संदर्भ में 3 पीढ़ी का तात्पर्य क्या होगा यह डिफाइन किया गया है। उसमें 25 वर्ष एक पीढ़ी का काल वर्ष माना गया है। तो ऐसे में यदि अन्य परंपरागत वन निवासियों को अधिकार पट्टा मिलता है तो 75 साल, 2005 से 75 साल पूर्व तक का उसका अधिकार होना चाहिए। मैं जब कलेक्टर सरगुजा था तो मेन पार्ट उदाहरण, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन का एक नमूना बता रहा हूं। तो वहां एक शिकायत आई कि एक परिवार को, जो अन्य परंपरागत वन निवासी है, 75 एकड़ जमीन का पट्टा उसको मिल गया है। मैंने फिर केस बुलवाया, देखा तो वो लगभग 10-15 साल पहले से आए, उसको 75 एकड़ जमीन का पट्टा मिल गया। तो मैंने उसको निगरानी में लिया, जिला समिति के समक्ष उसको निरस्त करवाया। तो ऐसा दुरुपयोग भी हो रहा है, इसलिए आप सबकी जानकारी के बताना चाहता हूं कि 75 साल बहुत होता है। किसी भी गैर परंपरागत वन निवासी जिनको पट्टा मिला हुआ है ना, तो इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। इसको भी देखना, मैं आगे और बताऊंगा इसको। अब इसमें क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं, तो इसमें कुल मिला के 12 अधिकार, 12 प्रकार के अधिकार वन भूमि में
अधिकार दिए गए हैं, जिसका जिक्र मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। ये नंबर 1 है वन भूमि में निवास करने का अधिकार, जो व्यक्तिगत हो या सामूहिक अधिपत्य में। लेकिन इसके लिए उसे अधिकार पत्र मिलेगा, लेकिन शर्त क्या होगी? 4 शर्त दिया गया है। यह कि जमीन आवास हेतु या खेती हेतु होनी चाहिए, जो लोगों की आजीविका की पूर्ति करती हो। दूसरा, 13 दिसंबर 2000 पूर्व से उक्त भूमि पर उसका अधिपत्य होना चाहिए। तीसरा, जो जमीन की मांग की गई है वो वास्तविक कब्जा में होना चाहिए। चौथा, महत्वपूर्ण है, जमीन 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 10 एकड़। इसकी अधिकतम सीमा 10 एकड़ है। अब इसके अतिरिक्त और क्या क्या अधिकार हैं जो मिल सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत? नंबर 1, सामुदायिक वन अधिकार। जैसे जो सामुदायिक वन अधिकार का मतलब जो जमींदारी प्रथा से किसी समुदाय को मिला हुआ, जो राजा महाराजाओं के समय से किसी समाज को मिला हुआ, वो अधिकार भी इसके अंतर्गत मिलेगा। दूसरा है लघु वन उपज को एकत्र कर बेचने का अधिकार, जो गांव के अंदर परंपरागत उपलब्ध था। जैसे ध्रुव साहब बता रहे थे कि कई परंपराओं से आदिवासी लोग उपयोग करते आ रहे हैं, उपभोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसको हटा दिया गया, वहां से बेदखल कर दिया गया। तो ऐसे जो वनोपज परंपरागत रूप से जिनके अधिकार हैं, जैसे गैर इमारती लकड़ी, बांस, शहद, लाख, तेंदू, जड़ी बूटी, कंदमूल आदि जो वनोपज है उसको एकत्र करने का अधिकार है। अन्य सभी सामुदायिक अधिकार, जैसे मछली पकड़ना, चराई करना, जो घुमंतू टाइप के ट्राइबल्स करते हैं ना, घूम घूम के भी मछली मारते हैं या चराई करते हैं, ऐसे अधिकार भी उनको है। आदिम जनजाति, जैसे पिछले इसमें आया था कि आप ही कह रहे थे कि जो अन्य पिछड़ी जनजातियां हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो इसमें कुछ प्रावधान है इस अधिनियम के अंतर्गत। आदिम जनजाति जैसे बैगा है, कमार है, कोरबा है आदि के लिए वनों में रहने का सामुदायिक अधिकार। नेक्स्ट है वन ग्राम, जिसमें झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, जिसके नाम ही नहीं है, कहीं बेनाम है, डिस्प्यूट्स है, ऐसे भी समुदाय को रहने का अधिकार। अगर कोई भी वन किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा संरक्षित किया जा रहा, बचाया जा रहा है, क्योंकि वो उसके जीविका का साधन है, तो उसे बचाए रखने का अधिकार, बशर्ते कि वो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो। 7वां क्या है? ऐसे सभी वनवासियों को सभी कानूनों का संरक्षण मिलेगा। ऐसे सभी वन निवासियों को सभी कानूनों का संरक्षण मिलेगा जो राज्य, जिला या उसके परंपरागत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। 8वां महत्वपूर्ण है, जैव विविधता को पाने का अधिकार। जैव विविधता को पाने का अधिकार अपने सामुदायिक परंपरागत ज्ञान, जो जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी है, उसको पूरा करने का अधिकार। ऐसे अन्य कोई भी परंपरागत अधिकार जो ऊपर वर्णित है, लिखा नहीं है, जैसे शिकार करना, आंखें लगाना प्रतिबंधित है, इसको छोड़ के अन्य अधिकार जो लिखित नहीं है, ऊपर जो उन्होंने बताया, ये सब इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हो सकते हैं। अब इसमें डाइवर्सन की जरूरत किस जमीन के लिए नहीं पड़ेगी, इसके बारे में जो नियम है उसके अनुसार ग्राम सभा को काफी अधिकार दिया हुआ है। उसके अंतर्गत अपने विकास करने का अधिकार, ग्राम सभा को अपने विकास करने का अधिकार, जिसमें स्कूल है, अस्पताल है, राशन की दुकान है, बिजली लाइन है, पानी टंकी है, तालाब है, पीने के पानी हेतु पाइपलाइन है, बांध, नहर, इस प्रकार 12 छोटे छोटे ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए वन संरक्षण अधिनियम
1980 के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये ग्राम सभा को इसका पावर है, लेकिन इसमें सीमा को कन्फाइन कर दिया गया है। वो 1 हेक्टेयर तक होना चाहिए, मतलब 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें 75 से कम पेड़ कटना चाहिए, और ग्राम सभा द्वारा इस विकास की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन आगे जो भी, चाहे निजी अधिकार हो चाहे सामुदायिक अधिकार हो, उसके बारे में कहा गया कि हस्तांतरणीय होगा, परंतु उत्तराधिकार क्रम में मिलेगा। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना क्या है, ये प्रक्रिया बताई गई है कि इसमें का, खा और गा 3 प्रारूप है। उसमें आवेदन पत्र ग्राम सभा या वन सुरक्षा समिति को देना होगा। तो ये काफी लंबा चौड़ा फॉर्मेट है। इसमें का और खा, का व्यक्तिगत है, खा सामुदायिक है, और गांव में ग्राम सभा रेजुलेशन पास करता है, और उसको सब डिवीजन समिति को भेजता है। सब डिवीजन निगरानी समिति इसकी जांच करती है और उसको जिला कमेटी को भेजती है। जिला कमेटी फिर अपने परीक्षण करके निर्णय लेती है, जिसमें डीएफओ और कलेक्टर, उसके अलावा 3 मेंबर होते हैं। 2 अनुसूचित जाति के होते हैं, अनुसूचित जनजाति के होते हैं, उसमें 1 महिला होना चाहिए, और 1 अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है। काफी आप लोग अगर जानना चाहें तो इसका फोटो कॉपी करवा के दिया जा सकता है। आज स्थिति क्या है और इसके प्राप्त करने के लिए क्या सब वो बता सकते? कार था नहीं, कुल इन अधिकारों का छत्तीसगढ़ में क्या मैं बताऊंगा अभी तो इसके डिटेल में नहीं। मैं एक इम्पॉर्टेंट और बात बता रहा हूं। जैसे आप बता रहे थे कि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है, पर इसी अधिनियम में एक कंपोजिट डिस्प्लेसमेंट का पैकेज दिया हुआ है, वो जानना जरूरी। उसमें यह बताया गया है कि अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जिसे नाजुक वन जीव निवास स्थल क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट घोषित किया गया हो, तो उसके लिए ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? कोई भी सरकारी एजेंसी को इस संबंध में परीक्षण करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा कि अधिनियम की धारा 4(2) का, खा, गा, घा, डा, चा का पालन आवश्यक करना होगा राज्य सरकार की एजेंसी को। इसके तहत धारा 6 के तहत ग्राम सभा विचार करेगी, संकल्प पारित कर एसडीएम कमेटी को अनुशंसा के साथ प्रेषित करेगी। राज्य सरकार द्वारा यह स्थापित करना कि ऐसे निवासियों से वन्य जीव को खतरा है, सह अस्तित्व का कोई समतुल्य विकल्प नहीं है, पुनर्स्थापन हेतु पैकेज ग्राम सभा का उस पर लिखित सहमति अति आवश्यक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के संबंध में जो पैकेज है उसके बारे में इस अधिनियम में ही बताया गया है, जिसको पालन करने के बाद ही डिप्लेसमेंट हो सकता है। जैसे 42 गांव बता रहे हैं, जब तक ये पालन नहीं होगा तब तक कोई डिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। ये अधिनियम की बात है। अगर चाहे तो अधिनियम की धारा 4(2) लिख सकते हैं, का, खा, गा, घा, डा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके बिलासपुर में भी है, हमारी नगरी साइड में भी है, बहुत काफी जिलों में है ये प्रॉब्लम्स, पुरिया जिले में भी है। अब इसके लिए कौन सक्षम है? अधिकार देने के लिए क्या प्रक्रिया है, कौन सक्षम है? जैसे का, खा के बारे में बताया, आवेदन पत्र देकर के ग्राम सभा को देना होगा। ग्राम सभा क्या करेगी? ग्राम सभा सबसे निचली समिति है जो व्यक्ति या समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगी। ग्राम सभा को दावेदारों का आवेदन प्राप्त करना होगा, उसका सत्यापन अनुमोदन करना होगा, नक्शा बनवाना होगा,
प्रस्ताव पास करना होगा, दावा को उपखंड समिति को प्रेषित करना होगा। उपखंड समिति जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी और जिला स्तरीय समिति राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी और राज्य स्तरीय समिति 3 महीने में भारत सरकार के आदिम जाति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें अपने प्रदेश की क्या स्थिति, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक 3,36,590 व्यक्तियों को अधिकार पत्र दिए गए हैं। वो कितने जमीन का दिए गए हैं? 2,83,695। मिलना कितना चाहिए? 4 हेक्टर। तो 1 हेक्टर भी नहीं मिल रहा है। तो इम्प्लीमेंट में कहीं ना कहीं कमजोरी है। यानी जो ट्राइबल्स 13 दिसंबर 2005 को आधिपत्य में है, वो तो काफी बड़े एरिया में रहता है। मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई से सत्यापन नहीं हुआ है और ऐसे कलेक्टर में अनुभव है कि फॉरेस्ट वाले से बड़े रंगा डालते हैं, फॉरेस्ट गार्ड बड़ा रंगा डालते हैं। तो इसमें राज्य स्तर की जो निगरानी समिति है उसमें ये मैटर टेकअप होनी चाहिए। और ये कम क्यों दिया जा रहा है? 3,36,590 लोगों को 2,83,695 हेक्टर आपने दिया। अगर 2 हेक्टर भी होता तो भी साइजेबल था, 5 एकड़ होता, अच्छा 10 एकड़ देना चाहिए। अब रिजेक्ट कितना हो गया? 4,60,000 आपने रिजेक्ट कर दिया। तो 3,36,000 तो आपने स्वीकृत किया और रिजेक्शन की संख्या 4,60,000 है। तो ये कुछ ज्यादा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि जानबूझ के ज्यादा रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये मार्च 2015 की रिपोर्ट है। तो समिति के माध्यम से 15 प्रोजेक्टेड 14 की रिपोर्ट है। तो समिति के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि ये जो कमी दिखाई देती है प्रथम दृष्टया वो रेक्टिफाई होनी चाहिए। कुछ ऐसे निगरानी समिति बननी चाहिए जो जिला स्तर पर शेड्यूल एरिया में जाए और अपने जिन्हें अधिकार प्राप्त हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, उस जमीन में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसमें खेती बाड़ी हो रही कि नहीं हो रही है, पंप लगा कि नहीं लगा है, सीड्स वगैरह जो कृषि विभाग की है या मनरेगा के अंतर्गत जो विकास काम होते हैं ये सब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब देखना चाहिए। वैसे इस योजना में शामिल है, पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कितना उन्नयन हुआ है, यह भी जानने का विषय है। दूसरा जो मेरा विषय है, तो 2 मिनट लगेगा, भूमि हस्तांतरण अधिनियम। वैसे भूमि हस्तांतरण अधिनियम के बारे में इतिहास बहुत पुराना है। तोडरमल जी से शुरू होता है, आते हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ अगर कहें तो भूमि अधिग्रहण से भी हस्तांतरण होते हैं। तो उसमें तो एक प्रक्रिया है जिसमें क्षतिपूर्ति दी जाती है, नोटिफिकेशन होता है, धारा 4, 5, 6, 17 तक का अवार्ड पारित होता है और बांट दिया जाता है। और अभी कोई इसमें अवार्ड में भी कोई राशि में भी कमी नहीं है। बट सो फार ट्राइबल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो लैंड एलिएशन वाला प्रॉब्लम सबसे प्रमुख है। दूसरे कमीशंस के बारे में बात कर रहे थे तो ट्राइबल्स की जमीन नॉन ट्राइबल्स को काफी 165 के बनने के पहले 1954 में ही ये था, पर उसके पहले से ट्रांसफर होते रहे हैं। तो जमीन की जो होल्डिंग है वो काफी कम था। तो वो 165 जिसमें 2 प्रकार की व्यवस्था है, आप सबके जानकारी के लिए है, शेड्यूल्ड एरिया और नॉन शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया में ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल को हस्तांतरित हो ही नहीं सकती है और गैर शेड्यूल्ड एरिया में कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है। तो 165 ये महत्वपूर्ण धारा है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 170 था एक धारा है।
23 अक्टूबर 1980 के पहले ट्राइबल की जमीन पर यदि कोई गैर ट्राइबल काबिज है तो उस तारीख तक उनको बताना है कि वो किस प्रकार उसको प्राप्त हुई। यदि नॉन ट्राइबल ये नहीं बता पाता है कि वो जमीन उसको किस प्रकार मिला है तो विधि के प्रभाव से ही वो जमीन है वो ट्राइबल को वापस हो जाएगी। अगर वो ट्राइबल जिंदा नहीं है तो उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी। ये एक लैंड एलिनेशन को समाप्त करने के लिए एक व्यवस्था है जो 50% करीब लागू है, परंतु इसमें हम लोग समाज ये देखता है कि जहां डिस्प्यूट्स है, ट्राइबल ने तो कभी नहीं कहा कि हमें जमीन वापस दो, 165 लागू कर दो, 170 खा बना दो, ट्राइबल की दिमाग नहीं थी। पर ऐसे 10-15 का मतलब यह था कि वो सरकार के लिए, जो भूमि स्वामी उसके लिए नहीं था। फिर कालांतर में 1884 में कंसेप्ट आया कि नहीं, ये सरकार यदि किसी किसान की जमीन ले रही तो कंपल्सरली रिक्वायरमेंट उसको लिया जाए। तो धारा 4, धारा 5, धारा 6, 9, 11 ये सब एवार्ड की प्रक्रिया है। ये हुआ। अब अधिक से अधिक संख्या में डिस्प्लेसमेंट होने लगा, कुछ बांधे बनने लगी, कुछ जलाशय बनने लगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लगे और लोगों का रिसेंटमेंट बढ़ने लगा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो फिर ये 2013 का संशोधन अधिनियम आया और ये ज्यादा जनोन्मुखी है कि जो जमीन जिसकी है उसको अच्छा से कंपनसेशन मिले और उद्योग धंधे अगर लग रहे हैं तो जनजाति पॉलिसी में ये सुविधा दी हुई है। लेकिन जनजाति पॉलिसी अभी तक लोकसभा में टेबल्ड है पर पारित ही नहीं हुआ है। उसमें कहा गया है कि इसमें कुछ अधिकार ट्राइबल्स को मिलेगा और पारित नहीं हुआ तो हित कहां होगा। 2006 से बना हुआ है, 2006 से टेबल्ड है, अभी तक 2006 से 9 साल तक 9 साल तक भी जारी हो रहा है। ये ट्राइबल के जो कल्याण के लिए नियम बनाया जा रहा है उसकी गति है, दुर्गति है। आखिर हम लोग कहां है सरकार के फोकस में। जैसे साहब बता रहे 73rd अमेंडमेंट का, तो मैं सप्लीमेंट कर रहा हूं 74th अमेंडमेंट भी आया। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो शेड्यूल्ड एरिया में वहां यह नियम लागू नहीं होता। 74th पेशा जैसे मेसा एक्ट है अभी टेबल्ड है। अरे भुरिया समिति की रिपोर्ट में मेसा, भुरिया समिति की रिपोर्ट है, पेशा तो पास कर दिए, मेसा का पास नहीं हुआ। वो तो एक ही साथ होना चाहिए था ना। जब एक समिति ने रिपोर्ट दी है अलग अलग क्यों होना चाहिए। ग्राम पंचायत में हम 50% का आपने वो दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, और ग्राम पंचायत के सरपंच हमारे होंगे, ट्राइबल्स के होंगे, जनपद अध्यक्ष हमारे होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे होंगे, कम से कम 50% पद, पंच हो चाहे पार्षद हो, वो ट्राइबल्स का होगा। तो मेसा में ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, पर मेसा का ड्राफ्ट आया, उसमें ये कहा गया कि 30% देंगे, 50% नहीं देंगे, 30% देंगे, लेकिन अध्यक्ष ट्राइबल का देंगे, ये कहा गया। वो अभी तक पारित नहीं हुआ है। अब बताइए, ये शेड्यूल्ड एरिया में ग्राम पंचायत और वही 10 किलोमीटर पे नगर पंचायत, नगर पालिका में दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है क्या। मेसा और पेशा दोनों एक ही स्वरूप का है। पेशा की धारणा यही है कि ट्राइबल्स की परंपरागत रीति रिवाज, जीवन निर्वाह, उसके जीवन यापन के साधन, उसकी संस्कृति अलग प्रकार की है। उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वो दूसरे स्टेट या सामान्य लोगों की समतुल्य कैसे आ सके, इसके लिए व्यवस्था करने की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति जी ने किया, उसको बदल दे रहे। तो ये हमारे संवैधानिक जो अधिकार संविधान में वर्णित है उसका इम्प्लीमेंटेशन यदि सही ढंग से नहीं हो रहा है, इस प्रजातंत्री
प्रणाली में न राज्य सरकार के द्वारा न केंद्र सरकार के द्वारा तो ट्राइबल्स तो कहीं फोकस भी नहीं है। यानी हमें इस समाज को लग ही नहीं रहा है कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है। कल्याण करने की बात तो कई होती है, सड़क बनाना तो आप बनाओगे, सब सभी के लिए बनाओगे, बिजली देना सभी के लिए दोगे, सभी विकास की योजनाएं, लेकिन हमारे जो संक्षिप्त में कहा जाए, और क्योंकि अपने आप में यह अधिनियम बहुत बड़ा है और फिर भी आपने बहुत कम शब्दों में इसे अच्छे से बताने का प्रयास किया, अपने अनुभव को हमारे बीच शेयर किए। और निश्चित तौर पर हमने यह भान होता है कि अभी तो हम इस दुनिया में आए हैं और अभी खड़े होना सीखे हैं, आपने अपना अनुभव शेयर किए हैं, उसे वास्तविक हमें यह भान होता है कि वास्तविक में अभी भी कागज में कितना है और जमीन में कितना है, जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है हमको। तो मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए सभागृह में उपस्थित सभी, खास करके जो छात्र छात्राएं हैं, उनसे मैं अपेक्षित करता हूं कि आगे का जो सत्र, ये जो अभी आगे जो 10 मिनट का समय है, उसमें आपका विचार विशेष रूप से आए तो ये हम सभी को अच्छा लगेगा। तो विशेष करके छात्र छात्राएं, ये मेसा एक जो भूरिया कमेटी की रिपोर्ट आई थी 19 जुलाई 1995 को पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ। इस पर से बिल आया सन 2001 में, राज्यसभा में 30 जुलाई 2001 को प्रस्तुत हुआ। इसके पश्चात ये जो बिल आया पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए जाने के संबंध में, ये 6 अगस्त 2001 को अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट हेतु गठित स्टैंडिंग कमेटी को रिफर किया गया। फिर स्टैंडिंग कमेटी ने नवंबर 2003 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन इस पर आज तक अभी कानून नहीं बना है, ये विचाराधीन। 1995 में रिपोर्ट आई, 2001 में बिल प्रस्तुत हुआ, 6 अगस्त को जो है अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। ऐसे एक नहीं, मेरे पास तो जो है कई उदाहरण है, तो इसलिए मैं उस पर नहीं गया हूं। मैंने एक लाइन में सांकेतिक रूप से ये कहा है, इतनी बड़ी समस्या हमारे, ऐसा लगता है कि हम युवाओं को ही जो है इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ऐसी जो समस्या हम सुने, इसकी सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? क्या राजनीतिक नेता है उसके पीछे चले जाएं तो क्या हमारा हल होगा? क्या हम जो है एक सामाजिक नेतृत्व इकट्ठा करें जिससे हमारा इस समस्या का हल होगा? या गांव पे छोड़ दें कि गांव जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उसको हल करेगा? या फिर हम अपने ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा करें जिसपे कि क्रियान्वयन करने का ही जिम्मेदारी है? पॉलिसी तो बन गई, एक्ट तो बन गई, सब चीज अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिसी है, जितनी भी कानून है, उसको भी 50% भी लागू कर दें तो हमारा भला हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। लेकिन सवाल यह है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा काम में वकील उपलब्ध नहीं है। वकील उपलब्ध है तो बहुत फीस लेते हैं, उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती गांव में। किसके पास जाते हैं? या तो सरपंच के पास जाते हैं या सचिव के पास जाते हैं। उससे ज्यादा हुआ विधायक पास चले जाएंगे, उससे ज्यादा हुआ उस क्षेत्र का जो ऑपोजिट पार्टी का लीडर होगा उसके पास चले जाएंगे। क्या ऐसे राजनेता उनको सही जानकारी देते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं देते हैं। तो हम लोगों को ऐसी समस्याओं का रास्ता, सही रास्ता देखना चाहिए कि हम सही रास्ता क्या है। आज लोग व्यथित हैं इस चीज से, लोग अपना अधिकार मांगना चाहते हैं, लेकिन मांगने के लिए वो सरपंच या फिर विधायक के पास चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि विधायक जो है अपनी राजनीति के अनुसार सॉल्यूशन पर, यार मतलब इतना दिमाग लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे बस 2 बिंदु है मुझे रखना चाहता हूँ। जो एज एन इंजीनियर जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन समझा अपने स्कूल टाइम पे कि तीन पिलर्स हैं। एक है हमारी लेजिस्लेटर जो विधायिका है जो कानून बनाती है, दूसरी है हमारी कार्यपालिका जो उन कानून का एग्जीक्यूशन करती है, तीसरी है जो इन दोनों में अगर कोई लैप्सेस हैं तो उनकी न्यायपालिका उसका निर्धारण करती है कि भाई आपने जो एग्जीक्यूशन किया वो गलत किया।
चौथा पिलर है जो आज यहाँ पे उपस्थित है, मतलब इट्स अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड ऑल 4 पिलर्स इन वन प्लेस, सो दैट इज वन कमेंडेबल थिंग. व्हाट आई वांट टू पुट प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से प्रैक्टिकली क्या हुआ था? लेजिस्लेटर प्लस बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटर प्लस बिजनेसमैन. Sorry, I cannot comment on third one. इवन आज की डेट में जो जर्नलिज्म प्लस बिजनेसमैन है, तो जो आइडियल सिचुएशन थी कि ये तीनों एक दूसरे का फीडबैक होंगे, उस फीडबैक में एक और बिजनेसमैन, जब उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा बेनिफिशियरी विल बी. कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में भी उसका बेनिफिशियरी कौन है? यू टेक केस ऑफ वोडाफोन, उसे टैक्स लेना चाहिए. ठीक है, पहली चीज तो आपने इसको अलाउ किया, स्पेक्ट्रम फ्री में दिया, तो पॉलिसी बनी फ्री में स्पेक्ट्रम दो. फायदा किसको हुआ? बिजनेसमैन को. उसने प्रॉफिट अर्न किया. एग्जीक्यूशन को बोलना चाहिए था नहीं, इनके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है हमको इसको रिकवर. किसी ने ये बात नहीं उठाई, किसी ने भी ये बात नहीं उठाई कि वोडाफोन को इतने करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं दैट इज एक्चुअली फ्रॉड. अगेन फायदा किसको हुआ? तो अल्टीमेट लॉस है वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये फंडामेंटल राइट तो जस्टिसिएबल हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है जस्टिसिएबल. आप कहीं मत जाइए, किसी पॉलिसी को फॉलो मत करिए, सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर आप आंख मूंद करके उनको आप एक्ट बना दीजिए तो आज की डेट में जितनी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी. लेकिन समस्या यही है कि अंबेडकर से जब बड़ी बहस हुई तो अंबेडकर ने कहा कि मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जस्टिसिएबल नहीं बना सकता. बोले क्यों नहीं बना सकते? तो उसने कहा कि जो डेमोक्रेसी है खत्म हो जाएगी. फिर हर आदमी बोलेगा ये तो कोर्ट में जाके लड़ो. तो बोले व्हाट इज, बोले क्या बनाता है हमारी डेमोक्रेसी को इतना इंपॉर्टेंट? दैट इज पावर इन यू. आप हैं जो ऐसी सरकार चुनेंगे कि अगर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे कोई पॉलिसी नहीं बन रही है तो आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है, आप उस सरकार को बताइए. यू आर द फीडबैक सिस्टम इन द डेमोक्रेसी. तो हमारा जो फीडबैक सिस्टम है स्पेशली फॉर ट्राइबल्स ओपन लूप है. जो भी हो रहा है, कोई फीडबैक नहीं है हमारे और युवाओं की तरफ से. तो चूंकि अभी 38% युवा हैं जो कि 68% 18 साल और 35 के बीच में हैं, तो आप सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि जरूर वोट डालिए. और जो आपके पास वोट मांगने आता है उससे पहले पूछिए व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, स्टेट पॉलिसी क्या है. अगर उसको यही नहीं पता कि आम आदमी के अधिकार क्या हैं और स्टेट पॉलिसी क्या है, तो आपकी पॉलिसीज क्या बनाएंगे? तो वो जो पहला जो आपका प्रिंसिपल है ना, लेजिस्लेटर प्लस बिजनेसमैन, आप उसको रिमूव कर देंगे. फिर जो दूसरा आपके पास देयर इज अ नेक्सस, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड नेक्सस. मैं विचार रखना चाहती हूँ कि मतलब भूमि पट्टा से रिलेटेड है. तो मतलब हमको जो भूमि पट्टा दिया जाता है गांव में, तो वो ऐसा होता है कि मतलब जो वन को काट के मतलब अपना वो बनाए रहते हैं जगह, उसको दिया जाता है. और जिन लोग मतलब बहुत पहले से निवास करते रहते हैं उनको नहीं दिया जाता है. मतलब उनको कुछ मिलता ही नहीं है. जो मतलब उस वन का मतलब संरक्षण किए हैं, जिनकी मतलब पूजा किए हैं, उसको कुछ नहीं दिया जाता है. तो मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि उनको भी अधिकार देना चाहिए इस पर, जिन्होंने मतलब अपनी पेड़ों को पूजा की मतलब पूजा की तरह मतलब मानते हैं. तो सबको जो जिसने पेड़ों की कटाई की है उसको पट्टा मिलता है, ठीक है. और जिन्होंने नहीं भी काटा है उसको भी मतलब कुछ अधिकार देना चाहिए. और उनको भी मतलब ये सब में हमको सोचनी ये चीज बात है. तो मतलब सबको हमको आगे आना चाहिए और मतलब हम सब आगे आएंगे तभी मतलब जनजातियों का विकास होगा. इतना बस मैं कहना चाहती हूँ. धन्यवाद. अभी डिमांड पूरा हो चुका है. अभी प्रेम प्रकाश पांडे जी से बात हुई थी तो हो चुका है वो पूरा. लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ वहाँ अधिकारियों से जब बात की कि ये मतलब खुल क्यों नहीं रहा है, यहाँ आप लोगों की तरफ से ऑफिशियली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उनके द्वारा कहना ये था कि यहाँ पास बहुत सारे वन भूमि है और कुछ जो भूमि है वो किसान की भूमि है और इसके लिए कुछ ज्यादा
मतलब तकरीबन 15 से 25 एकड़ आसपास जमीन चाहिए, तो वो यहाँ अवेलेबल है नहीं, और वन भूमि को अधिग्रहित करने के लिए कोई प्रोसीजर अभी है नहीं। तो मैं आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिक्षा बहुत जरूरी है। और एक विषय और ये मेरा ये था कि ट्राइबल क्षेत्रों को उपेक्षा करके रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई में ही सारे कॉलेज खोलने की क्या जरूरत? दुनिया भर खेलने कूदने के जितने भी स्टेडियम है सब यहीं पर, क्या ट्राइबल क्षेत्रों को इसको मतलब ये अधिकार पाने का हक नहीं? क्या अंबिकापुर है, जसपुर है, कोरिया है, सुकमा है, कोंटा है, दंतेवाड़ा, और जितने भी शिक्षक हैं वो सब यहीं पड़े हुए हैं। कोई तो जाए सुकमा कोंटा, कोई तो जाए दरभा, कोई तो जाए जसपुर, कोई जाना नहीं चाहता, और जाता भी है तो वही सस्पेंडेड अधिकारी, वही सब जो दोषी रहते हैं उनको उधर भेज दिया जाता है, अच्छे अच्छे यहाँ पड़े रहते हैं। तो इस विषय में हमको सोचना पड़ेगा, ये उनका रिकॉर्ड थोड़ा सही होना चाहिए। जी, मेरा नाम है अरविंद भगत। सभी मित्र हैं पुराने और बड़े विशेषज्ञ हैं, और आप लोग भी विशेषज्ञ हैं अपने अपने विषयों के। मैं बहुत कम बोलूँगा, ये मान करके चलिए। वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि माइक सामने आ जाता है तो आदमी को अपनी आवाज़ बड़ी खूबसूरत लगने लगती है। जैसे पोम्पेई में एक बार भूकंप आया था, तो भूकंप के बाद में जब देखा गया तो 70% महिलाएं जो थी वो ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी हुई पाई गई थी, और आज अगर आ जाए तो हमारे 80% नेता माइक के सामने पड़े हुए मिलेंगे। ये मरकाम जी ने एक प्रश्न पूछा, फोर्थ एस्टेट की बात उन्होंने की। मैं क्योंकि सारी बातों पर हो चुका है, 5-7 मिनट अपने सारा समेट दूंगा। तो संविधान में कोई फोर्थ एस्टेट का प्रोविज़न है नहीं है कि मैं चूंकि खुद पत्रकार हूँ तो ये हम लोगों ने अपने आप खुद एक पिलर मान लिया है, जो जिसमें कि ये भोगवादी व्यवस्था और बाजार ने भीतर तक घुन लगा दिया है। अब वो आपको वो ज़माना अलग था जब के, और ज़माना अलग होते हुए भी लगभग ऐसे ही था, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब स्वतंत्रता आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया तो उस आंदोलन के दौरान भी जो बड़े अखबार थे, बेनेट कोलमैन का टाइम्स ऑफ इंडिया वेस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा अखबार था, वो अंग्रेज़ों की अंग्रेजी साम्राज्यवाद की आरती उतारा करता। और ईस्ट में द स्टेट्समैन सबसे बड़ा अखबार था, उसमें तो जो होम लीव होता था वो ब्रिटेन जाने के लिए हुआ करता था, क्योंकि वहाँ से लोग आकर के उनके एडिटर्स और सब लोग वहाँ से काम किया करते, वो भी उनका समर्थक था। इधर नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में सबसे बड़ा अखबार था सिविल एंड मिलिट्री गजेट, वो भी अंग्रेज़ों का। तो हमारे आज, और उस वक्त बहुत छोटे छोटे अखबार, जितने भी छोटे छोटे हमारे छत्तीसगढ़ में तो नागोराव कपड़े जी का, जिनके नाम से यहाँ पर एक शोध पीठ है। पंजाब में द ट्रिब्यून बहुत छोटा सा अखबार निकाला गया। इधर आपका अमृत बाजार पत्रिका, मराठी में केसरी, ये छोटे छोटे अखबारों ने तस्वीर को बदला, और उस बदलने के साथ में अब फिर ऐसा लगता है कि आपके गांव के और आपके कस्बे के अखबार जैसा कि आप आवाज़ उठाएंगे तो आखिर लोकतंत्र में लौट करके बात व्यक्ति पर पहुंच जाती है। अगर व्यक्ति मजबूत होगा, व्यक्ति चैतन्य होगा, वो जागृत होगा तो लोकतंत्र ठीक रहेगा। अब व्यक्ति कैसे, क्योंकि ये बात आ रही है, ये बात चल रही है, वो कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां हुई हैं, 5 मिनट में मैं उनको समाप्त करना चाहता हूं कि हमसे 2 साल के बाद में चीन आज़ाद हुआ और उसने तत्काल सारी की सारी ब्रिटिश, वो भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद में रह चुका था, उसने सारी की सारी व्यवस्था बदल करके रख दी। वहाँ कोई कलेक्टर नहीं, कुछ नहीं, चलिए वो कम्युनिज्म आ गया, वो बाद में आ गया, लेकिन उनकी प्रकृति में कन्फ्यूशस था। तो उस कन्फ्यूशस को लेकर के, क्योंकि अभी जो किताब जिसकी बड़ी चर्चा 12-15 वर्ष पहले लिखी गई, और ये तय करना मुश्किल है कि सैमुअल पॉल हंटिंगटन की द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस
पहले लिखी गई कि अलकायदा पहले पैदा हुआ, ये तय करना मुश्किल है। माना ये जा रहा है कि जो स्थापना उसने की थी कि इस विश्व में लगातार सभ्यताओं के अब संघर्ष होने वाले हैं। उन सभ्यताओं के संघर्ष में एक तरफ ईसाई सभ्यता होगी, एक तरफ इस्लामिक सभ्यता होगी, वो उनका इंपेरियलिज्म होगा, इनका इंपेरियलिज्म होगा, और इनके बीच में हस्तक्षेप करने के लिए कन्फ्यूशियंस सभ्यता होगी जो कि चाइना की है। और वो इनिशियली इन दोनों को लड़ता हुआ देख करके अपने आप को मजबूत करना चाहेगी, ये स्थापना उन्होंने नहीं की। और हिंदुओं का तो नाम ही नहीं लिया था उसमें, क्योंकि हिंदू तो अब सभ्यता जो है वो सोई हुई है, उसको पता नहीं और कितने 100 साल सोना है, 300-400 साल तो सो चुकी है, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं किया उसने। तो ऐसी स्थिति में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के बीच के युग में जब हम रह रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं, ये विषयांतर अवश्य है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने पूरा का पूरा उन्माद जागृत कर दिया अलकायदा के माध्यम से। अलकायदा को पीटने के लिए अब ये आ गया ISIS, तो ये एक द्वंद्व पूरा का पूरा उलझ गया। तो ये सभ्यताओं के संघर्ष के इस दौर में भारत को यदि बचना है तो भारतीय शासन प्रणाली जो सारी की सारी है वो अंग्रेजों के ज़माने की चली। स्वयं ब्रिटेन में 15-16 बार जा चुका हूँ, पूरा यूरोप कई बार एक पत्रकार होने के नाते घूम चुका हूँ, उन सब ने अपनी व्यवस्था बदल दी। ब्रिटेन में ICS नहीं है, ब्रिटिश वो सेवा नहीं है, उनके कलेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, उनके SP नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, वो कांस्टेबल एंड चीफ कांस्टेबल इस पर चला रहे। हम वही उसी व्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं। और वो कारण ये है कि जब ये आपने सुना होगा, एक बस चार पंक्तियों में बताऊंगा कि धर्मपाल जी गांधी के, महात्मा गांधी के बहुत परम शिष्यों में से थे। गांधी जी से उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आदेश दीजिए, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम ब्रिटिश आर्काइव्स में जाकर के स्टडी करो कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में 18वीं शताब्दी में आए थे, जहांगीर के ज़माने में उन्होंने हस्तक्षेप किया था, तो उस वक्त भारत कैसा था और कैसा भारत छोड़ के गए हैं ये तो हमको मालूम। तो उन्होंने जो ब्रिटिश आर्काइव्स में निकाल करके ढूंढ करके लाए, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये देश ऐसा है जहाँ हर बड़े गांव में या हर छोटे गांव में एक स्कूल है, गांव का पंडित पढ़ाता है, गांव का बड़ा किसान मालगुजार उसको भरण पोषण के लिए पैसा देता है, वहाँ कोई बंधन नहीं है जातियों का कि और लड़के और लड़कियों के पढ़ाई के बीच में बंधन नहीं है, सब आकर के पढ़ सकते हैं। और इस जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, इसका केंद्र है, इसकी परिभाषा ये है कि विद्या सा विमुक्ते, कि विद्या वो जो व्यक्ति को विमुक्त करती है हर प्रकार के बंधन से, रूढ़ियों के बंधन से, दासता की हर प्रकार की जबर ताकत के डर से। तो उन्होंने कहा कि जिस देश की शिक्षा की मूल भावना ये है कि विद्या सा विमुक्त है, कि तुम्हें तो स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र चेतना मनुष्य को बचपन से बनाने की भावना जिसमें है, उस पर कितने साल शासन और कर पाओगे। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को बदलो। तो मेकाले काले ये सब बहुत लंबा किस्सा, उसमें नहीं जाता ये सब। तो ये जो शासन प्रशासन में भी वही लोग अब बहुत